बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक्स रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं और उन्हें हम डिस्कस करते हैं। रेशो क्या है जी? रेशो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, कंपेरिजन है टू क्वांटिटीज़ का। किस तरह कंपेरिजन है टू क्वांटिटीज़ का? नीचे 3 एग्जांपल्स हैं, उनसे देखिए। एक ब्लॉक है, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। 4 को रेड से शेड कर दिया गया है, 3 पे क्रॉस ड्रा कर दिया गया है और बाकी जो 5 है वो सिंपल है। अब अगर आ जाए शेडेड टू नॉन शेडेड का क्या है रेशो, तो शेडेड है हमारे पास 4, नॉन शेडेड है हमारे पास 8। तो रेशो क्या है? 4:8। रेशो को हम 4/8 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा और 1/2 जो है वो हमारी इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब अगला है शेडेड टू एक्स। शेडेड टू एक्स है हमारे पास, अब देखिए शेडेड हमारे पास 4 है और एक्स हमारे पास 3 है। तो हमारे पास क्या आया? 4:3। इसको हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब नॉन शेडेड टू शेडेड देखिए। नॉन शेडेड है हमारे पास कितने? 8 और शेडेड है हमारे पास 4। तो नॉन शेडेड टू शेडेड कितनी हुई? 8/4 मीन्स 2:1। अब देखिए रेशो जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है सिर्फ रिलेशन की, कि इस शेडेड और नॉन शेडेड का रिलेशन क्या है। वो ये नहीं हमें बताती कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है। जैसे ऊपर देखिए, शेडेड और नॉन शेडेड की एक वैल्यू तो 4/8 आई और एक वैल्यू 1/2 आई, दोनों वैल्यूज़ इक्विवेलेंट हैं। तो मतलब रिलेशन बता रही है कि शेडेड टू नॉन शेडेड का ये रिलेशन है, इनमें ये रेशो है। कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दे रही कि उसकी वैल्यूज़ कितनी हैं। ओके, अब देखिए 1/2 रिलेशन बताया जा रहा है। 1 हमें ये नहीं बता रहा कि जो 1 पार्ट है वो 4 को डिनोट कर रहा है और जो 2 पार्ट है वो 8 को डिनोट कर रहा है। हमें ये नहीं बताया जा रहा। आगे देखें, MCQs है। ए मिल्क मैन एड्स, एक ग्वाला जो है एड्स 2 लीटर वाटर इन 10 लीटर मिल्क। 10 किलो दूध के अंदर 10 लीटर दूध के अंदर 2 लीटर पानी डाल देता है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर? अब मिल्क टू वाटर है, मिल्क को पहले लिखेंगे। मिल्क क्या है? 10 और वाटर क्या है? 2, 10:2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5:1। किसके इक्विवेलेंट हो गई? 5:1 के। तो इक्विवेलेंट रेशोज़ क्या होती हैं? अगर हम किसी रेशो को किसी भी नंबर से, इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। मगर अगर हम किसी रेशो के अंदर कोई नंबर प्लस करें, मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग रेशो होती है वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होती। जैसे 10:2 में हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5:1, लेकिन 10:2 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास आया 11:3 और 11:3 और 10:2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। अब रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे A/B जो है उसको हमने A/B की फॉर्म में लिख लिया और परसेंटेज अगर हमने रेशो की मालूम करनी हो तो A/B को 100 से मल्टीप्लाई करके बाई परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखें। कहता है अली हैज़ 8 हैंस एंड 4 शीप। अली के पास 8 मुर्गियाँ और 4 भेड़ें हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ हैंस टू एनिमल्स? यहाँ पे कंफ्यूज हो कर गया आपको कि हैंस की रेशो एनिमल्स के साथ क्या है। तब देखिए हैंस उसके पास कितनी है? हैंस कितनी है? 8 और उसके पास टोटल एनिमल्स कितने हैं? हैन प्लस शीप, तो 8 + 4 12। तो हमारे पास हैंस टू एनिमल की रेशो क्या होगी? 8:12 और ये किसके इक्विवेलेंट है? 2:3 के। इक्विवेलेंट कैसे मालूम किया? देखें जो 8 है वो भी 4 से डिविजिबल है और 12 भी 4 से डिविजिबल है। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा और 12 को जब करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फाइंडिंग वैल्यूज़ फ्रॉम गिवन रेशो। अब हमें ऊपर हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई थी
पर हमने रेशो मालूम करनी थी। अब यहाँ पे रेशो दी हुई है तो वैल्यू मालूम करनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए, इन अ बैग रेशो ऑफ ब्लैक बॉल्स टू ब्लू बॉल्स इज़ 3:5 कि ब्लैक बॉल और ब्लू बॉल की रेशो है 3:5। टोटल बॉल जो है वो हमारे पास बैग में 40 हैं। अब कहता है कि हमारे पास ब्लू बॉल्स कितनी हैं बैग के अंदर। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आप ज़रा सोचिए तो सही क्या होगा इसका आंसर। चलिए 5 सेकंड ले लें। आपके 5 सेकंड हो गए मुकम्मल। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किए। सॉल्व इसको ऐसे करना है हमने सिंपली हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 रेशोज़ गिवन है हमारे पास 3:5 ब्लू बॉल के और ब्लैक बॉल के। और हमने कितने ब्लू बॉल का नंबर मालूम करना है कि ब्लू बॉल कितने हैं। सपोज कर लेते हैं ब्लू बॉल जो है वो हमारी ब्लू बॉल की रेशो ए है और ब्लैक बॉल की रेशो बी है। तो हमने ब्लू बॉल का नंबर मालूम करना है तो ए को ऊपर रखा, जिसका मालूम करना है उसको ऊपर रखा, उसको डिवाइड कर दिया। हमें 2 तरह की बॉल्स हैं उनके सम से, और फिर इस आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ बॉल से, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब देखें 5 रेशो थी हमारी ब्लू की, तो 5 ऊपर रखा, डिवाइड किया 5 + 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हमारे पास 40 है तो 40 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25। ठीक है जी। अब हमारे पास 25 जो बॉल्स हैं वो हमारी ब्लू हैं। एक तो इस तरह कर सकते हैं। दूसरा हमने ऊपर हम पढ़ के आए हैं जो रेशो है वो कंपैरिजन है बिटवीन वैल्यूज़ का। तो हमें पता है कि टोटल बॉल्स जो हैं वो हमारे पास 40 हैं और 2 तरह की बॉल्स मौजूद हैं, ब्लैक और ब्लू। तो 3x + 5x जो होगा हमारे पास, ये 3 और 5 जो कि रेशो है हमारे पास उन बॉल्स की, तो हमने इनको x से मल्टीप्लाई करवाया और फिर ऐड किया। 3x + 5x जो है वो हमारे पास 40 के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू निकाली 5 की। अब ब्लू की रेशो क्या है 5, सो हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया 5 को, तो हमारे पास आंसर है 25। ये 2 तरीके आप कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कहता है फाइंड फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल। कहता है इस प्रीवियस क्वेश्चन में ही ब्लू बॉल की परसेंटेज मालूम करें। तो परसेंटेज मालूम करने का क्या फार्मूला था हमारे पास, A/B लिखना है वैसे का वैसा, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और साथ परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया हमने। ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 5 और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल रेशो का सम क्या है 8 और मल्टीप्लाई किससे हम कर रहे हैं 100 से और साथ लगा रहे हैं परसेंटेज का साइन। सो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन। तो इसे आप सॉल्व करें और आंसर जो आपका आ जाएगा वही मेरी रिक्वायर्ड आंसर है। सो इसका आंसर है 62.5। इन अ बैग रेशो ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स आर 4:7। बैग के अंदर ग्रीन और रेड बॉल की रेशो जो है वो बता दी गई है। इफ़ ग्रीन बॉल्स आर 21, उन्होंने कहा है कि अगर ग्रीन बॉल 21 है तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे बैग के अंदर। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक तो हमारे पास ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला देखें किधर गया, जी ये वाला। एक तो हमारे पास ये फार्मूला टोटल मालूम करने का, अगर ये नहीं लगाना, ये लेंथ लग रहा है, तो हमें ये भी पता है कि हमारे पास 4x + 7x जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स के। पहले हम x की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर 4x + 7x मालूम करेंगे और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स होंगे। अब उन्होंने कहा है कि ग्रीन बॉल्स जो हैं वो 21 है, यानी कि 7x जो है वो 21 के बराबर है और x की वैल्यू जो है 3 है। अब रेड की रेशो है 4, तो 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 12। अब 7x + 4x को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अली और आमना हैव ₹25,000। अली और आमना के पास टोटल जो है वो 25,000 रुपया दिए है, उसके पापा ने उन्हें दिया है। अली और आमना के बाबा ने उन्हें 25,000 दिए है। अब 3/2 जो है अली का, 3/2 ऑफ अली इज़ इक्वल टू 2/7 ऑफ आमना, कि अली की जो रकम का 3/2 है ना वो आमना की रकम का 2/7 है। कहता व्हाट इज़ द शेयर ऑफ आमना।
आमना का शेयर क्या है। तो हमें पता है कि जो रेशो होती है वो हमेशा हमारे पास कंपेरिजन बिटवीन क्वांटिटीज़ होता है, ठीक है। अब A/B जो है वो हमारे पास 4:21 है, ठीक है। अब ये 4:21 कैसे आया, तो ये देखें हमने उन्होंने कहा है कि 3/2 ऑफ अली को ए से डिनोट कर देते हैं कि 3/2 ऑफ ए जो इक्वल टू है 2/7 ऑफ आमना को बी से डिनोट कर देते हैं। तो 3/2 ए इज़ इक्वल टू 2/7 बी। अब ए ओवर बी हमने जो कि मालूम करना है, A/B मालूम करनी है, तो ए बी को डिवाइड कर देंगे इस तरफ ला के और 2/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4/21। तो A/B क्या बन गई 4/21। अब हमें पता है किसी का अगर अमाउंट निकालनी हो और हमें रेशोज़ पता हो, टोटल वैल्यू पता हो, तो हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो हमें पता है। अब आमना की हमने अमाउंट निकालनी थी, तो आमना की रेशो को ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे आमना और अली की रेशो के साथ और टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21,000 जो कि बीटा आंसर है, ठीक है। अब कंटिन्यूस रेशो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस रेशो है कि अगर हमारे पास A/B गिवन है, B/C गिवन है, तो अब वो कहता है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए एंड सी की रेशो क्या होगी। ज़रा सा सोचिए और फिर इसका आंसर बताइए। इस तरह नहीं कर देना कि हमें ए की रेशो ए 2 है और सी 6 है तो 2:6 हमारा आंसर होगा, ये गलत होगा। इस तरह भी नहीं कर देना कि हमारे पास 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो फिर माइनस कर दो 12 में से, कुछ इस तरह का कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। लिख लेना है पेज पे यहाँ दिमाग में A/B जो है वो हमारे पास 2:3 है और B/C जो है वो 5:6 है। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 10:18 और फिर इनको सिंप्लीफाई किया तो 5:9, तो हमारा आंसर है डेल्टा। इसी तरह वर्क कहता है व्हाट इज़ कंटिन्यूस रिलेशन इन अबव इक्वेशंस। अब A, B, C तीनों का रिलेशन हमें निकालना है। यहाँ पे हमने A और C का निकाला है, अब यहाँ पे हमने A, B, C तीनों का निकालना है। सिंपली ऊपर नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई तो किया, 2 × 5 और 3 × 6। ये करने के अलावा हमने क्या किया, की टर्म को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रेशो आ गई 10:15:18। ओके, अगला है हमारे पास A, B, C हैज़ 16,000 रुपीज़। दे वांट टू डिवाइड द अमाउंट इन रेशो 2:3:4। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए। अब वो कहता है ए का शेयर क्या होगा अगर उनके पास 16,000 रुपया है और वो अमाउंट को डिवाइड करना चाहते हैं 2:3:4 में, तो वो कहते हैं जी उसका शेयर क्या होगा। हमें पता है, हमारे पास फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, अगर हमें रेशोज़ गिवन हो और टोटल अमाउंट गिवन हो तो हमने जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो वो हम ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल रेशोज़ से और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल अमाउंट से। अब हमने ए का शेयर मालूम करना है, तो ए की रेशो ए है, स्मॉल ए, तो 2 ऊपर आया, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 4 और मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से 16,000, तो आंसर आया हमारे पास 3,555.5। ओके, अब देखिए ये छोटा सा चार्ट है मगर है इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट शेयर मालूम करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहा होता स्मॉलेस्ट शेयर मालूम करें, तो आप किस तरह मालूम करते हैं, जो हमारे पास सबसे छोटी रेशो है ना उससे जो अमाउंट निकलेगी वो हमारे स्मॉलेस्ट शेयर होगी। इसी तरह अगर लार्जेस्ट कहा होता, जो सबसे बड़ी रेशो होनी थी उससे जो अमाउंट निकलनी थी वो हमारे पास लार्जेस्ट होनी थी, ठीक है। अब इसी तरह उन्होंने कहा होता कि ए और बी का शेयर मालूम करें, तो हमने ए और बी को ऊपर सम करके लिख देना था और बाकी फार्मूला वही। अगर वो कहता बी और सी का डिफरेंस मालूम करें उनके शेयर का, तो फिर हमने B - C कर देना था और फिर उसको सॉल्व कर लेना था। इसको तरीका एक और भी था इसको हल करने का। हमें पता है कि ए के लिए क्या है, देखें
तीन हमारे पास 3 रेशो में अमाउंट डिवाइड हो रही है ना, तो हम तीनों रेशो को x से मल्टीप्लाई करके 16,000 के बराबर लिख सकते हैं। सो 2x + 3x + 4x जो है वो हमारे पास 16,000 है। और x जो है इसको सॉल्व करें आप अपने कैलकुलेटर से करें या खुद सॉल्व करें तो x की वैल्यू निकालें। जो x की वैल्यू होगी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेशो एक ही है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a का शेयर आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का आ जाएगा, 4 से करेंगे तो हमारे पास c का आ जाएगा। ये मैं 2 3 4 खुद से नहीं कह रही, 2 3 4 हमारे पास रेशो गिवन है, जो आपको रेशो गिवन होगी आप उससे सॉल्व कीजिएगा। ओके। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल इस तरह भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं ABC, उन्होंने अब कुछ अमाउंट दी, A ने P1 अमाउंट दी, B ने P2 3 अमाउंट दी और C ने P3 अमाउंट दी। अब B ने जो टाइम पीरियड है T1 के लिए अमाउंट दी, B ने टाइम पीरियड T2 के लिए अवार्ड दी और C ने टाइम पीरियड T3 के लिए अवार्ड दी। अब कहता है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट इन बिजनेस। अब कुछ टाइम के बाद उनको बिज़नेस में प्रॉफिट हो गया। देखिए अब तीनों ने मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए मुख्तलिफ अमाउंट दी थी, तो अब उनका क्या, अब इस तरह तो नहीं हो सकता तीनों को बराबर प्रॉफिट या लॉस मिल जाए, तो अब क्या होगा उसके लिए, तो हम क्या करेंगे, एक ही रेशो मालूम करने के लिए P1 को उसकी अपनी अमाउंट को उसके अपने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। P1 T1 रेशो P2 को T2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P2 T2, फिर रेशो P3 T3। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर। आ गया हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो है वो एक इक्वेशन होती है, और ये जो कंपेरिजन है टू रेशोज़ का, रेशो क्या है, कंपेरिजन है टू क्वांटिटीज़ का, और प्रोपोर्शन क्या है, कंपेरिजन है टू रेशो का। अब A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, इसका मतलब क्या है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, A रेशो B जो है वो इक्वल टू है C रेशो D के। जो बाहर वाले टर्म्स हैं उन्हें हम एक्सट्रीम कहेंगे, और जो अंदर वाले टर्म्स हैं उन्हें हम मीन कहेंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है वह प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये चार्ट देखिए। अब नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। अब ये जो इस तरह है, आपसे MCQ सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोपोर्शन का MCQ आपसे लॉजिकल रीजनिंग में वो इस तरह पूछ सकते हैं कि 3 वैल्यूज़ आपको गिवन है, सपोज 3 वैल्यूज़ जो हैं वो 3 4 6 हैं। अब वो कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाले, तो हम पहली वाली जो प्लेस होगी वहाँ पे x लिखेंगे, और बाकी फिर उसी तरतीब से जिस तरतीब से उन्होंने वैल्यूज़ दी होंगी उसको लिख लेंगे। और फिर हमें पता है ऊपर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है, तो हम 6x को मल्टीप्लाई करवा देंगे और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास फिर x के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट प्रोपोर्शन आ गई। सेकंड प्रोपोर्शन में क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को ना कॉर्नर्स पे लिख लेते हैं, और जो हमारे पास मीन होता है ना वहाँ पे हम दोनों प्लेसेस पे x लिख देते हैं। फिर उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो फिर हम रख के सॉल्व कर लेते हैं। अब थर्ड प्रोपोर्शन में आपको 2 वैल्यूज़ अगर गिवन होंगी तो आप क्या करेंगे, जो एक वैल्यू है ना उसको हम लिखेंगे साइड पे, किसी भी एक वैल्यू को साइड पे लिख लेंगे, और जो दूसरी वैल्यू होगी ना उसको सेकंड और थर्ड प्लेस पर लिख देंगे, और फोर्थ प्लेस पे हम x लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे, तो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी ये एक्टिविटी है, आप खुद कीजिए। तो आगे हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी और थर्ड प्रोपोर्शन का कहा होगा, फिर हम बारी बारी एक एक प्लेस पे वैल्यू लिख देंगे, और हम जो थर्ड प्लेस होगी ना उसको पे हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, 1 2 और 4 प्लेस पे वैल्यू लिखेंगे, थर्ड प्लेस पे हम x लिखेंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन में भी हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, और तीनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे लिख देंगे, और फोर्थ प्लेस पे हम x लिख लेंगे, और फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी, इस तरह आपको प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन।
डायरेक्ट वेरिएशन में जो है वो हमारे पास एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, एक के कम होने से दूसरी कम होती है, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसका ग्राफ जो है वो इस तरह जाता है टेढ़ा, और जो इनडायरेक्ट वेरिएशन है उसका ग्राफ जो है वो एल की तरह गिरता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास कोई मैन या फूड वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने डायरेक्ट वेरिएशन सॉल्व करना है। डेज या फूड वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करनी है। टाइम और डिस्टेंस का आ गया तो डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करनी है। अब किस तरह, आपके पास 5 आदमी हैं तो 5 आदमी के लिए आपको खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, आपने कई जगह पे आप स्टे करना है, 10 दिन के लिए स्टे करना है तो आपको 10 दिन का खाना चाहिए होगा। आप टाइम है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा कवर करने में। ठीक है, अब इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, मैन है, डेज है, टाइम है और स्पीड है। किस तरह, आपके पास 10 मज़दूर एक काम को 5 दिन में मुकम्मल करते हैं तो 5 मज़दूर एक काम को कितने दिन में मुकम्मल करेंगे, आदमी कम हो गए तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह टाइम है और स्पीड है, अगर आप कहीं जगह पे स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, अगर आप हल्की ट्रैवलिंग कर रहे हैं लो स्पीड में तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है, इन अगेंसन फूड इज़ इनफ फॉर 600 मैन। एक जगह है वहाँ पे फूड जो है वो 600 आदमियों के लिए काफ़ी है, 40 दिन के लिए, कि 600 आदमियों का 40 दिन का खाना मौजूद है। कहता है इफ़ देयर वुड बी 200 पर्सन, अगर वहाँ पे 200 लोग हो जाएंगे तो फूड जो है वो कितने दिन चलेगा, फूड जो है वो कितने दिन चलेगा। देखिए फूड और डेज जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, मैन एंड डेज जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। तो अब आप देखें हमने ये सॉल्व किस तरह करना है। सॉल्व दो तरह से किया है, पहले राइट साइड पे देखते हैं। तो ये देखिए लॉजिकली आपको पता चल रहा है कि आदमी कम हो रहे हैं तो खाना जो है वो हमारा ऑफ कोर्स ज़्यादा दिन ही चलेगा। किस तरह, वो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं कि 600 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, 600 आदमियों का खाना 40 दिन जा रहा है तो 600 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ। तो इसी तरह 200 को मल्टीप्लाई किया, अब डेज अननोन है तो एक्स लिख लिया वहाँ पे। तो इसी तरह फिर 600 को 40 से मल्टीप्लाई किया और 200 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, तो हमारे पास एक्स जो है वो 120 के बराबर आ गया। अब इसी तरह आप देखें दूसरी तरह हम ये सॉल्व कर सकते हैं। हम मैन लिख लिया, डेज लिख लिया। मैन जो है वो हमारे पास 600 है, डेज 40 है। ठीक है, मैन जो है वो हमारे पास 200 है, डेज हमें नहीं पता। अब एक्स मिलोम करना है तो एक्स से हम एक एरो ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। ठीक है, अब मैन और डेज का जो आपस में रिलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो मैन से जो एरो है वो नीचे की तरफ ड्रा होगा। अब x/40 लिखेंगे। अब इन दोनों को x/40 जो है वो इज इक्वल टू होगा 600/20 के। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे देखें। कहते हैं अली जो है वो ट्रैवल करता है 2500 इन 10 आवर्स। अली 2500 किलोमीटर ट्रैवल करता है 10 घंटों में। हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। रिलेशन देखें, यहाँ पे टाइम है और डिस्टेंस है तो डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। इनडायरेक्ट में हमारे पास ये दो एग्जांपल्स इकट्ठे देखें। इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है और डायरेक्ट रिलेशन में उनका कोशेंट आपस में बराबर होता है। तो 25/10 जो बराबर है वो 8/x के बराबर है। ठीक है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है टाइम और डिस्टेंस को साइड बाय साइड लिख लें और फिर देखें एक्स मिलोम करना है तो एक्स से एरो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लिखेंगे x/2500। दूसरा हमारे पास टाइम और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है तो 8 से भी एरो ऊपर की तरफ जाएगा तो 8/10 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू उसी तरह की नहीं बन गई, 2500 इंटू 8/10, तो सेम वही चीज़ बन गई और आंसर जो है वो 2000 है। किसी भी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। दोबारा सुन लें कि डायरेक्ट रिलेशन में क्वोशंट बराबर होता है गिवन वैल्यूज़ का, और इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारे पास प्रोडक्ट बराबर होता है। ये मैटर नहीं करता कि आप एक्स को ऊपर लिख रहे हैं और 8 को नीचे लिख रहे हैं। तो अगर आप टाइम ऊपर लिख रहे हैं तो दोनों तरफ टाइम ऊपर लिखना पड़ेगा, अगर आप डेज़ ऊपर लिख रहे हैं तो दोनों तरफ डेज़ ऊपर लिखने पड़ेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी तो ये आसान है। और इनडायरेक्ट रिलेशन में सिंपली हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बराबर होता है। तो ये हमारा टॉपिक तो क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।